28 सीटों पर उपचुनाव हैं। वैसे तो यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर है, लेकिन बसपा की सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने से ये जंग दिलचस्प हो गई है। उपचुनाव की सभी 28 सीटों पर बसपा मजबूत नहीं है, लेकिन 5 सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला त्रिकोणीय होने के पूरे आसार हैं। यानी बसपा बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। ये सीटें हैं मुरैना, जौरा, अंबा, भांडेर और बड़ा मलहरा। इन सीटों पर जातीय समीकरण काफी मायने रखते हैं। इसी को देखते हुए बसपा ने अनुसूचित जाति वर्ग में मजबूत किलेबंदी की है। जातीय समीकरण साधने के लिए बसपा ने कई प्रयोग भी किए हैं। बात करें 5 सीटों पर प्रत्याशियों की तो मुरैना से बसपा ने राम प्रकाश राजौरिया को उतारा। राजौरिया बीजेपी के रघुराज कंसाना और कांग्रेस के राकेश मावई को देंगे टक्कर। अंबा से बसपा के उम्मीदवार भानु प्रताप सखवार। बीजेपी ने कमलेश जाटव और कांग्रेस ने सत्यप्रकाश सखवार को दिया टिकट। जौरा से बसपा ने पूर्व विधायक सोनेराम कुशवाहा, बीजेपी ने सूबेदार सिंह और कांग्रेस ने पंकज उपाध्याय को मैदान में उतारा। भांडेर से बसपा के महेंद्र बौद्ध लड़ रहे चुनाव। बीजेपी प्रत्याशी रक्षा सरोनिया और कांग्रेस के फूल सिंह बरैया को देंगे टक्कर। बड़ा मलहरा सीट से बसपा के अखंड प्रताप सिंह यादव मैदान में हैं। बीजेपी ने यहां से प्रद्युमन सिंह लोधी और कांग्रेस ने रामसिया भारती को टिकट दिया। इस त्रिकोणीय मुकाबले पर क्या है कांग्रेस भाजपा का कहना, सुनिए। देखिए, जिस तरह से ये त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबले की बात हो रही है, मेरा बहुत स्पष्ट इस मामले में मत है कि पिछली बार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और बाकी अन्य दल लोगों को भ्रमित करने में कुछ हद तक सफल हो चुके थे, लेकिन अब जो हैं लोग सतर्क हो चुके हैं। जिस तरीके से पहले वैमनस्य पैदा करने का प्रयास किया गया था, उसको देखते हुए कुछ एक दलों को ज्यादा वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को उसका सीधा नुकसान हुआ था। लेकिन आज सभी वर्ग इस बात को मान चुके हैं कि उनकी सही हितचिंतक जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही है। और इस पूरे विषय को लेकर हमारा पूरा विश्वास है कि अब मुकाबला न चतुष्कोणीय है, न त्रिकोणीय है और न दो कोणीय है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही जो है मैदान में अब बची हुई। त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस पहले भी रही है, 2018 में भी थी और उसके पूर्व भी इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले हैं। तो कांग्रेस पार्टी लेकिन यहाँ से हमेशा जीत के आई है, तो इस बार भी हम जीत कर आएंगे। तो त्रिकोणीय मुकाबला है, निश्चित रूप से है, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है, कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। और यही स्थिति बड़ा मलहरा की भी है। आप निश्चित रूप से त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन ये एडवांटेज टू कांग्रेस। अनुसूचित जाति वर्ग में बसपा का हमेशा से ही प्रभाव रहा है, लेकिन इस बार के उपचुनाव में बसपा ने कई प्रयोग किए। जैसे बसपा ने बड़ा मलहरा में यादव जाति के वोटर्स को साधने के लिए किसी जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। ऐसे में अब जीत किसके साथ होगी ये 10 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पे उपचुनाव होने हैं और जहां पे मुकाबला बहुत, अगर हम कहें तो कांटे की टक्कर का है। बीजेपी, कांग्रेस सब अपने अपना दम लगा रही है, लेकिन जो 5 सीट जो है उसमें मुकाबला और रोचक हो गया है। वो इसलिए क्योंकि बसपा वहां पे जातिगत के कारण जो है उसका प्रभाव है, तो वहां पे मुकाबला जो है ना तो बीजेपी ना कांग्रेस, लेकिन त्रिकोण हो गया है और ये बहुत रोचक है। और इसी पे हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है लाखन सिंह यादव और लाल सिंह आर्य जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो लाखन सिंह यादव जी आपसे पूछूंगी, क्या कहेंगे आप ये जो हम बात कर रहे हैं 5 सीटों की जो मध्य प्रदेश में, जहां पे बसपा का जोर है, जहां पे जातिगत समीकरण है और कहीं ना कहीं जो है बसपा के कैंडिडेट्स जो हैं ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, मैं इतना जानता हूं कि बहुजन समाज पार्टी जो
90 के बाद जो है जो सरवाइव की थी मध्य प्रदेश में जी, और उसके बाद फिर जो पिछले 2-3 इलेक्शनों से जो डाउनफॉल उसका गया, जो वोटों परसेंटेज डाउन हुआ है जी, और आज जो मध्य प्रदेश का जो हालात है, खासतौर पर मध्य प्रदेश का हमारा जो अनुसूचित जाति वर्ग का जो मतदाता है और जो ग्वालियर चंबल का जो मतदाता है, जिसमें सिर्फ जाटव समाज का जो मतदाता है वो बहुजन समाज को सबसे ज्यादा मतदान करता था। जी, आज जो हालात पैदा हुआ है मध्य प्रदेश में कि सारा का सारा बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है वो पूरी तरह छिटक गया है। वो समझ गया है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतता नहीं है और नहीं जीतता तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिल जाता है। तो अब इस बार कोई भी हमारा अनुसूचित जाति का भाई जो बहुजन समाज में था बिल्कुल मतदान नहीं करेगा। इस बार वो बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने जा रहा है। ये आप इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं लाखन सिंह जी? बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं चूंकि 11 साल खुद बहुजन समाज पार्टी में रहा हूँ तो मुझे पूरा ज्ञान है, उनकी रोम रोम से वाकिफ हूँ। जी, चलिए इस पे प्रतिक्रिया लेती हूँ। लाल सिंह आर्य जी, क्या कहेंगे आप? ये लाखन सिंह जी का कहना है कि जो बसपा के जो वोटर्स हैं, जो ट्रेडिशनल उनके वोटर्स हैं, वो कांग्रेस को वोट देंगे। क्या आप इत्तेफाक रखेंगे इस बात से? मुक्ता जी, मुझे लगता है ये गलतफहमी 3 तारीख तक बनी रहे तो अच्छी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अनुसूचित जाति का जाटा बाहुल्य वोट जो है वो समझ गया है कि इन्होंने हमसे फार्म भरवाए थे, हमारा किसानों को कर्जा माफ नहीं किया, इन्होंने फार्म भरवाए थे 4,000 रुपए हम देंगे, वो नहीं दिया। ठीक है, इन्होंने कहा था 100 रुपए का बिजली का बिल देंगे। अनुसूचित जाति का मतदाता को कांग्रेस भड़काती थी, तुम्हारा संविधान खत्म हो जाएगा, तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग भी समझाने में कामयाब हुए हैं कि अटल जी प्रधानमंत्री रहे, कोई आरक्षण खत्म नहीं हुआ, कोई संविधान खत्म नहीं हुआ। संविधान में 82 छेद तो कांग्रेस ने करने का काम किया। इसलिए अनुसूचित जाति का मतदाता अपरिपक्व हो गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि वास्तव में कांग्रेस ने हमको ना घर दिया, ना शौचालय दिया, ना आयुष्मान योजना दी, ना सिलेंडर दिए। इसलिए सब समझ गई है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। वो समझ गए कि वास्तव में सच्ची हितैषी कोई हमारी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और दलित विरोधी सबसे अधिक कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि बरगला के वोट लेते हैं। इन्होंने उत्थान विकास कल्याण नहीं किया, बरगला के वोट लिया। और ये नौजवान जान गया है वास्तव में कांग्रेस हमारा विकास नहीं करती, और अब तो अति हो गई। आप देख लीजिए कि अंबेडकर का अंतिम क्रिया इन्होंने दिल्ली में नहीं होने दी, बंबई में करना पड़ी। उनके 5 राष्ट्रीय स्मारक इन्होंने नहीं एक भी बनाए, जबकि 60 साल सत्ता में केंद्र में रहे, 44 साल मध्य प्रदेश में रहे। ये दलित समाज जान चुका है। मध्य प्रदेश में 44 साल में उनका राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया, वो शिवराज बना के तैयार किया है। तो कुल मिलाकर उनको लग रहा है बाबा साहब अम्बेडकर को 1952 में चुनाव हराया कांग्रेस ने, 1953 का भंडारे को चुनाव हराया। तो ये अब हमारा दलित समाज का वोट समझ गया है कि कांग्रेस हमारा अपमान भी करती रही और हमारा वोट भी लेती रही, हमारा कल्याण भी रोकती रही और हमारा वोट भी लेती रही, हमारा विकास भी रोकती रही, हमारा वोट भी लेती रही। ये कहीं ना कहीं हम लोग जा रहे हैं, और ये वो समझ रहे हैं कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जी ने जितना हम लोगों के लिए किया है, शिवराज जी ने जितना अच्छा किया है, उतना कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। बल्कि उल्टा इमरती देवी का अपमान करके उन्होंने पूरे दलित समाज का, पूरी महिला जगत का अपमान किया है। उनकी सोच, इनकी दिशा, इनकी नीयत, इनका चाल और चरित्र सब कल परसों उजागर हो गया है। ये बहुत कर्रे दलित विरोधी लोग हैं जो वास्तव में भड़काने पर वोट लेते हैं। मुसलमानों को भड़काते कि आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, दलितों को भड़काते कि आपका संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये विषय अब लोग समझ गए कि अब कुछ नहीं हो रहा है। जी, पूछ लेती हूँ। सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सुनील जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस बीजेपी दोनों क्लेम कर रही है कि वो एक्चुअली में जो है दलित हितैषी हैं और दूसरी पार्टी विरोधी है। देखिए मुक्ता जी, जिस प्रकार से दोनों ही दल दावा कर रहे हैं, इनके दावे अपनी जगह हैं, लेकिन अगर हम बीएसपी की बात करें तो बीएसपी जब चुनावी मैदान में है तो भले ही कुछ ना हो, लेकिन दोनों पार्टियों के वोट तो काटेगी बीएसपी, भले ही। क्योंकि अगर हम मुरैना की ही बात करें, जैसे पिछली बार बीएसपी से वहां पर रामप्रकाश राजौरिया
चुनाव मैदान में थे। और इसीलिए 2013 की अगर मुक्ता जी बात करें तो सिर्फ 1704 वोटों से राजौरिया चुनाव हारे थे। बीएसपी को वहां 30,000 से ज्यादा वोट मिले थे और वोट हैं वहां पर। तो ये देख सकते हैं कि अगर वहां पर राकेश मावई की बात करें कांग्रेस की, या रघुराज कंसाना की बात करें, अगर बसपा वहां पर थोड़ी सी जोर आजमाइश करती है, क्योंकि पिछली बार दूसरे नंबर पे थी, तो वहां पर दोनों पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर अंबाह की बात करें तो यहां पर जिस प्रकार से जो बीएसपी ने भानु प्रताप सकवार को यहां पर टिकट दिया है, तो जातिगत जो क्योंकि दो कैंडिडेट एक ही जाति से यहां पर रहेंगे, कहीं ना कहीं चुनावी नतीजों पर असर पड़ेगा। बड़ा मलहरा की बात करें बीएसपी से, क्योंकि जो बीजेपी में रहे हैं अखंड प्रताप सिंह यादव और कांग्रेस में भी रहे हैं, उसके बाद बीएसपी पहुंचे हैं, तो क्योंकि बड़ा मलहरा सीट की बात करें मुक्ता जी, तो वहां पर लोधी और यादव ये दोनों ही बाहुल क्षेत्र है ये। और यहां पर चाहे हम बात करें उमा यादव जीतती रही हैं जो कि कांग्रेस से रही हैं, रेखा यादव जीतती रही, 2 बार चुनाव जीती हैं, वो बीजेपी से रही हैं, 1 बार भारतीय जनशक्ति से चुनाव जीती थी। और अगर हम लोधी समाज की बात करें तो खुद उमा भारती के भाई स्वामी प्रसाद लोधी और फिर प्रद्युम्न सिंह लोधी ये वहां से चुनाव जीते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपना जो लोधी कार्ड खेला है, रामसिंह भारती को कांग्रेस ने एक उम्मीदवार बनाया है और प्रद्युम्न पर बीजेपी ने दाव लगाया। लेकिन अखंड यादव के मैदान में आने से ये माना जा सकता है कि अगर यादव वोट एक तरफ शिफ्ट होगा तो दोनों पार्टियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुछ इसी प्रकार की स्थिति भांडर में है, क्योंकि भांडर में रक्षा सरोनिया भी कांग्रेस ही है, बीजेपी में गई है नई, वो चुनाव मैदान में है। फूल सिंह बरैया को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन महेंद्र बौद्ध क्योंकि कांग्रेस सरकार में रहे हैं, गृह मंत्री रहे, अब वो नाराज होकर बीएसपी से चुनावी मैदान में है, तो ये माना जा सकता है कि महेंद्र बौद्ध कांग्रेस का बड़ा नुकसान कर सकते हैं। बीएसपी का एक वोट बैंक है, साथ ही कांग्रेस का कुछ वोट बैंक अगर शिफ्ट होता है तो कांग्रेस का नुकसान हो सकता है भांडर में भी। चलिए, वक्त हो चला है शार्प एट 7 पे एक छोटे से ब्रेक लेने का। लाखन सिंह जी आप, लाल सिंह आर्य जी आप बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम जल्दी लौटते हैं ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लाखन सिंह जी आपके पास आऊंगी। देखिए, अभी जिस तरह से जो अगर हम कहें जो मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है कल से, जिस तरह से इमरती देवी जी पे जो कमेंट हुआ है कमलनाथ जी का, पूर्व मुख्यमंत्री का, तो आपको लगता है इस कमेंट से ये जो हम सीट्स की बात कर रहे हैं, 5 सीट मुरैना, जौरा, अंबा, भांडेर और बड़ा मलारा, ये तो वहां पे जो है बीएसपी का कहीं ना कहीं जाति के कारण जो है वहां पे दबदबा है, तो आपको लगता है इस कमेंट के कारण इन सीटों पे प्रभाव पड़ेगा? पहली बात तो मुक्ता जी मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस कमिटमेंट की आप बात कर रहे हैं, कल जो आदरणीय कमलनाथ जी ने जो बात कही थी, उन्होंने कहीं से भी इमरती जी का कोई नाम नहीं लिया था। उन्होंने ये कहा था, उस मंच पे मैं खड़ा था, उन्होंने ये कहा था कि भाई यहाँ से जो विधायक हैं जिनको आपने चुना था, उन्होंने नाम भी नहीं लिया और बोले जो है वो किस ढंग से आपको छोड़ के चली गई, और बोले अगर इस तरह के आइटम होते तो आप लोग पहले से ही, तो नाम उन्होंने कहीं भी नहीं लिया। लेकिन आइटम तो बुला दिया ना, इशारे में तो बोला ना, आइटम तो बोला ना। मुझे एक बात बता मुक्ता जी, आइटम कह दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया इस पे? नहीं, गलत तो टर्म है, एक महिला के लिए टर्म तो गलत है। नहीं, कोई महिला के लिए नहीं, उन्होंने मैंने कहा ना, उन्होंने इमरती जी का नाम ही नहीं लिया, बिल्कुल नाम नहीं लिया। अब इशारा तो कोई कुछ भी लगा, आइटम तो कहते किसी वस्तु को, वो कोई वस्तु थोड़ी है। अब वो आप उसका कोई भी अर्थ लगा लो। देखिए, इसमें मीडिया ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस ढंग से मध्य प्रदेश के जो 28 सीटों पे चुनाव हो रहा है, वहां के लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास किया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कुचक्र फैलाते रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन ये ग्वालियर चंबल का आम आवाम, यहाँ का मतदाता ये निश्चय कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस धनबल की दम पर यहाँ की सरकार को गिराया है,
आदरणीय कमलनाथ जी का अच्छी भली सरकार चल रही थी, विकास की ओर अग्रसर थी, उसको गिराया है। ये तय हो चुका है कि अब एन कैन प्रकारेण इनको कहीं से भी जीतने के कोई चांसेस बनने वाले नहीं है। और कांग्रेस जो मेरा सवाल है कि ये कमेंट का असर होगा कि नहीं इन जो 5 सीटों की हम बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, कमेंट का तो इसलिए असर नहीं होगा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। अब आप उसको अपने ऊपर ले लें, मैं अपने ऊपर ले लूं, तो वो अलग बात है। देखिए लाखन सिंह जी, उन्होंने इशारों में कहा था। आज नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने उसको ले लिया है अपने उसमें, मायावती ने उस पे ट्वीट किया है, तो देखिए उसका रिएक्शन तो हो रहा है। देखिए मैंने कहा ना, इस समय भारतीय जनता पार्टी हर चीज को तोड़ मरोड़ के दे रही है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि डबरा का मतदाता हो चाहे ग्वालियर चंबल का मतदाता हो, उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं है। वो जानते हैं कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का और उनके नेतृत्व का षड्यंत्र है, तो मुझे नहीं लगता इसका कोई असर होगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि ये कमेंट षड्यंत्र का हिस्सा है जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। लाल सिंह आर्य जी, आप क्या कहेंगे? षड्यंत्र कर रही है बीजेपी? मुक्ता जी, मंच कांग्रेस का था, माइक कांग्रेस का था, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, तो फिर बीजेपी ने उनके मुंह से कहलवा दिया क्या? ये कहना चाहते हैं लाखन सिंह जी क्या? कमलनाथ ने वहां मंच पर जिस प्रकार से जिस भाषा में कौन है आगे प्रत्याशी, क्या टंच माल है, और इस पर विजय लक्ष्मी साधो ने अपने कान और आंख बंद कर लिए जी। और कांग्रेस के नेता बड़ी बेशर्मी के साथ 88 लग रहे थे। दलित महिला का अपमान हो रहा था, एक महिला का अपमान हो रहा था, और बड़ी जोर से हंस रहे थे सभी लोग। अरे सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस का चरित्र है, वो कभी मौत का सौदागर प्रधानमंत्री को कहती हैं, कभी राहुल गांधी जी चोर चौकीदार कहते हैं, कभी दिग्विजय सिंह 100 टन माल कहते हैं, कभी दिनेश भूखा नंगा कहते हैं, और कभी कमलनाथ जी दलित महिला को आइटम बताते हैं। इस प्रकार की संस्कृति ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस की बन गई है। ये गरीबों का अपमान कर रहे हैं, ये दलितों का अपमान कर रहे हैं, ये महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की आत्मा को कुचला है कल कमलनाथ जी ने। जी, आपको क्या लग रहा है लाल सिंह आर्य जी, इस कमेंट का कितना असर होगा इन सीटों पे, जहां पे बीएसपी का जो अगर हम कहें दबदबा है, इन सीटों की जो हम बात कर रहे हैं 5 सीटों की? मुझको राजनीतिक नजरिए मुक्ता जी नहीं देखना चाहता, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, अगर गरीब घर की वो महिला नहीं होती, दलित परिवार की महिला नहीं होती, किसके बारे में कमलनाथ जी बोल के और सुना दे, उनको समझ में आ जाएगा। कल ही सड़कों पर कितने लोग आते हैं, लेकिन गरीब थी बेचारी, वो रो पीट के रह गई, और उसने अपना दर्द, अपना बयान आज टीवी के सामने रोते हुए कहा है कि मेरी जगह दूसरी कोई बहन होती तो फांसी लगा के मर जाती। इतना निंदनीय है, अभद्रता का व्यवहार हुआ। एक पूर्व मुख्यमंत्री से ये कतई ही आशा नहीं थी। अरे कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी असभ्य भाषा नहीं बोलता है। इतनी भाषा बोलकर आपने पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे देश के दलितों का मन आहत किया है, दिल आहत किया है। पूरी महिला जगत आज निंदा कर रही है, टीवी पे देख लीजिए आप, विशेषज्ञ महिलाएं टीवी पे निंदा कर रही है, खिलाड़ी सामाजिक निंदा कर रही है। अगर वो टिप्पणी सही थी तो इसका मतलब है देश में जो टिप्पणी आ रही वो गलत है। जी, पूछ लेती हूँ सुनील जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, लाखन सिंह जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई अभद्र टिप्पणी नहीं हुआ है, इशारा इमरती देवी जी की और नहीं है, लेकिन हम सब ने देखा कि इशारों में तो कहा गया है। और जिस तरह से विजय लक्ष्मी साधो ने एकदम से अपने कान बंद किए, और उसके बाद लाल सिंह आर्य कह रहे हैं वो इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, लेकिन अपमान है इमरती देवी का। आपको लगता है ये कमेंट, जैसे अगर आप याद करें 2018 में जिस तरह से एक कमेंट था माइकी लाल, उसने नुकसान पहुंचाया था काफी हद तक, आपको लगता है ये कमेंट का भी कोई राजनीतिक, अगर हम कहें तो इसका भी आगे आने वाले समय में इस उपचुनाव में हम देख पाएंगे? देखिए मुक्ता जी, अगर कमेंट की बात करें तो क्योंकि लाखन सिंह जी का फर्ज भी है, और क्योंकि वो
पूर्व मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, कांग्रेस के सक्रिय सदस्य भी हैं, तो उस नाते कमलनाथ जी का बचाव करना उनका राजनीतिक धर्म है। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से कल कमलनाथ जी ने सभा में कहा था, क्योंकि सारा इमरती देवी की जो यहां से विधायक रही उनका नाम तो पब्लिक ने नाम लिया बकायदा इमरती देवी का, और उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से कहा, लाखन जी भी क्योंकि मंच पर कमलनाथ जी के बगल में थे और इनके जस्ट बगल में लाखन जी के बगल में विजयलक्ष्मी साधु भी थी। लाखन जी चाहे तो वो वीडियो एक बार फिर देख लें कि जैसे ही उन्होंने कमलनाथ जी ने आइटम बोला था उसके बाद विजयलक्ष्मी साधु का रिएक्शन क्या था। यानी एक महिला होने के नाते विजयलक्ष्मी साधु का वो रिएक्शन था और वो भाप गई थी कि कमलनाथ ये गलत बोल गए हैं। और उसके बाद से अगर हम बात करें तो अब कमलनाथ क्योंकि लगातार आज भी जिस प्रकार से कमलनाथ एक सभा में थे वहां पर उन्होंने इसकी सफाई दी कि मेरा मकसद वो नहीं था क्योंकि नाम भूल गया था, जबकि उस वीडियो को हम देखें तो नाम भूलने जैसी कोई स्थिति नहीं थी, बकायदा कटाक्ष किया गया था। नहीं, नाम भी अगर आप भूल गए हैं तो आप कहिए यहाँ के प्रत्याशी, और आइटम थोड़ी कहेंगे। और इशारा भी अगर करें जिस प्रकार से लाखन जी बार बार कह रहे कि उन्होंने कोई किसी प्रकार से नाम नहीं लिया, अब हम या मान लीजिए बीजेपी भी बात करे कि पूर्व पशुपालन मंत्री, तो साफ तौर पर है पूर्व पशुपालन मंत्री लाखन जी ही होंगे कांग्रेस सरकार या कमलनाथ सरकार में। तो इशारे ना समझे राजनेता इतने भी मासूम नहीं है, मतदाता सब समझ रहा है मुक्ता जी, भले ही कांग्रेस या बीजेपी के नेता ना समझे, लेकिन मतदाता समझ रहा है कि किसके लिए बोला गया और क्यों बोला गया। अब इसका राजनीतिक लाभ कितना होता है कांग्रेस को या नुकसान, क्योंकि मायावती ने भी ट्वीट किया है और एक अपमान बताया यहाँ पर, तो जो एससी की सीटें हैं वहां पर तो कांग्रेस को ये माना जा सकता है कि इस बयान से कहीं ना कहीं नुकसान होगा। लेकिन कांग्रेस इस बात का जिक्र बीजेपी जरूर कर रही है कि इमरती देवी जी का अपमान हुआ है, लेकिन शायद वो भूल गए कि खाद्य मंत्री जो हैं अभी अनूपपुर से आते हैं यहां पर, उन्होंने किस प्रकार से बिसाहू लाल सिंह ने किस प्रकार से कांग्रेस कैंडिडेट की पत्नी को लेकर अपशब्द कहे, तो बीजेपी को इस पर भी सफाई देनी चाहिए क्योंकि एक महिला का अगर अपमान हो रहा तो दूसरी ओर उनके ही मंत्री ने दूसरी कांग्रेस कैंडिडेट की पत्नी को भी अपमानित किया है। बिल्कुल, ये इस पे पूछ लेती हूँ लाल सिंह आर्य जी, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी तो आपने इतना कहा इमरती देवी जी के लिए, देखिए अनूपपुर से बिसाहू लाल सिंह ने भी अभी जो है आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। मुक्ता जी, मेरा कोई लीडर हो, मेरा कोई कार्यकर्ता हो, मेरे परिवार का कोई हो, अगर किसी भी महिला का अपमान करता है तो मैं उसको स्वीकार नहीं करता जी। मैं कतई ही सफाई देने के मूड में नहीं रहता हूँ। मतलब आप बिसाहू लाल जी के भी बयान को आप आपत्तिजनक बताएंगे ना? जी, मैंने उनका बयान सुना नहीं है, चूंकि मैं सभाओं में हूँ, बड़ा मलहरा वगैरह में मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी भी कोई गलत बोलता है उस पर कोई सफाई देता नहीं हूँ और स्वीकार करने में कतई हिचक भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती होती है तो माफी मांगने में भी कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बात कही। लाखन सिंह यादव जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से बिसाहू लाल सिंह जी ने भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया? खाना खाने जा जी लाखन सिंह जी, आजा लाखन सिंह जी, जी आप क्या कहेंगे बिसाहू लाल जी के टिप्पणी पे? बिसाहू लाल जी का क्या उन्होंने बोला है मेरे संज्ञान में नहीं है, ना मेरी जानकारी है, मेरे को जानकारी नहीं है उन्होंने क्या बोला है, कब बोला है जी, मेरे को उनके बारे में। चलिए लाल सिंह आर्य जी, आपसे पूछूंगी, क्या देख रहे हैं कि किस तरह का असर रहेगा बसपा के कैंडिडेट्स का इन 5 जो हमने सीटों पे बात करी इस आने वाले उपचुनाव में? मुक्ता जी, कांग्रेस के माननीय पूर्व मंत्री जी ने जो कहा है उसमें कई कुछ जगह सत्यता भी है कि वास्तव में बसपा का कोई डाउनफॉल गया है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बसपा का डाउनफॉल इतना भी नहीं गया है क्योंकि कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, बसपा चुनाव लड़ती है तो स्वाभाविक कैंडिडेटों का चयन जब वो करती है, जैसे आप ही अभी कह रहे हैं कि 5 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला, तो इसका मतलब यह है कि आपने कोई ना कोई आकलन किया होगा, कोई प्रत्याशी मजबूत होगा। तो बसपा मजबूत है बहुत जगह, लेकिन इतना कि कांग्रेस जिस प्रकार से कांग्रेस जीतेगी, मैं आपको बता रहा हूँ 3 तारीख के मतदान के बाद आप देख लेना, दलित समाज का वोट बैंक की बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव कर रहा है। आम मतदाता ये देख रहा है कि कांग्रेस जी।
चलिए सुनील जी, जाते जाते एक लाइन में आपका कमेंट चाहूंगी मैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बीएसपी के जो कैंडिडेट है मुक्ता जी इन 5 सीटों पे, भले ही वो जीत ना पाए लेकिन कई लोगों का खेल बिगाड़ देंगे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। वोट जरूर काटेंगे, क्योंकि चाहे हम जिस प्रकार से मुरैना की बात करें, वहां भी दूसरे नंबर पे थे पिछली बार। अखंड यादव की मैदान में आने से बड़ा मलहरा में भी रोचक स्थिति हो गई। भांडेर की बात करें तो यहां पर महेंद्र बौद्ध की मैदान में आने से रोचक स्थिति है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी के वोट तो काटेंगे ये, क्योंकि बीएसपी का एक अपना वोट बैंक है, कमिटेड वोटर है उनका। और उसके बाद जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि अखंड यादव की जो रहे हैं वो पूर्व मंत्री रहे हैं, उमा जी से भी अच्छी नजदीकी रही है, बीजेपी में भी रहे हैं और कांग्रेस में भी रहे, तो इस कारण से एक वोट बैंक तो जरूर ये नेता काटेंगे। चलिए, लाखन सिंह यादव जी आपका और लाल सिंह आर्य जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शार्प एट 7 में जुड़े। हम बात कर रहे थे किस तरह बीएसपी जो है अभी आने वाले मध्य प्रदेश के उपचुनाव में खेल बिगाड़ेगी। देखिए, बीएसपी का ग्राफ लगातार कई सालों से कम नीचे आता जा रहा है, लेकिन उसके जो कैंडिडेट्स है उसके एक डेडिकेटेड वोट बैंक है। तो ये जो 5 सीटों का जो आंकलन है उसमें जो है उनका अपना एक वोट बैंक है और उनको वोट मिलेगा। तो वो किसका वोट काटेगा? कांग्रेस बीजेपी दोनों क्लेम कर रही है कि वो हितैषी है, वो दलित हितैषी हैं, और दूसरी पार्टी जो है वो दलित विरोधी है। तो ये देखना होगा कि 3 तारीख को इन 5 सीटों में किस तरह का माहौल बनता है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? विकास का विश्व